हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने जाना था कि मुद्रास्फीति को कैसे हम लोग मापते हैं, मुद्रास्फीति और ग्रोथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ग्रोथ और बेरोजगारी के बीच में क्या रिलेशन होता है, यदि बैंक अपनी ब्याज दर को बढ़ाता है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी या घटेगी, ब्याज दर को कम करता है तो क्या होगा, भारत में महंगाई को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, इसको नियंत्रित करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कौन कौन है, उसका डिसीजन बाध्यकारी है या नहीं है, ये तमाम डिस्कस हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आज हम लोग बिल्कुल जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है महंगाई का, उसको अप्लाई कैसे करते हैं ग्राउंड लेवल पर, वो चीजें आप लोग देखिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी जो थिंकिंग है वो खुलेगी, आप चीजों को और बेहतर आपकी चीजें समझ में आएंगी, आपके लिए और ये सब्जेक्ट इजी होता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए अब मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव है ऋणी व ऋणदाताओं। ठीक है, ऋणी का मतलब जिसने ऋण लिया है, ठीक है, और ऋणदाता का मतलब जिसने आपको ऋण दिया है। ठीक है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से नहीं ऐसे समझाता हूं। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है सुनील और एक का नाम है अमित। ठीक है, अब अमित ने कहा कि सुनील मेरे को पैसे की जरूरत है, तो सुनील बोला कि ठीक है, आई एम ओके विद इट, आप मेरे पास आओ मैं आपको दे दूंगा। तो उसने उसको 20,000 रुपए उधार दे दिए। तो सुनील इसमें क्या हुआ, ऋणदाता हुआ, और अमित क्या हुआ, इसमें ऋणी हुआ। अब सुमित जी इंटेलिजेंट आदमी थे, अमित जी, तो अमित ने क्या किया, 20,000 रुपए लेके गया और उसने क्या है, एक जमीन खरीद ली, और वो जमीन खरीद के उसने मान लो 50 गज की कोई जमीन खरीद ली, और उसने सुनील को ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 साल के बाद आपको ये पैसे रिटर्न कर दूंगा। सिंपल है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, 2 साल के बाद मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो 20,000 रुपए की जो उसने 50 गज जमीन खरीदी, तो ये 2 साल के बाद यहां से मान लो कोई फ्लाईओवर गुजर गया, मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट गुजर गया, या महंगाई बढ़ गई है, तो 2 साल के बाद इसकी जो 20,000 की कीमत थी 50 गज की, ये बढ़कर आपको 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। अब अमित को सुनील को पैसे कितने देने हैं, सिंपल सी बात है सर, 2 साल के बाद दोस्त है, टैक्स दिया नहीं, इंटरेस्ट लिया नहीं, तो 20,000 रुपए लेगा, 20,000 रुपए लेगा। लेकिन उसका जो 20,000 का प्रोडक्ट था वो कितने का हो गया सर, 1 लाख का। कितना बेनिफिट हो गया, 80,000 का। तो इसमें लाभ किसको हुआ, अमित को, ऋणी को लाभ हुआ और ऋणदाता को नुकसान हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। मान लो एक व्यक्ति है, 2,000 रुपए की राशि 1 साल के लिए उधार ली, 1 साल बीतने के बाद महंगाई की स्थिति पैदा हो गई। अब 2,000 की राशि जब उसने ऋणदाता को वापस करेगा तो उसका जो रियल वैल्यू है वो पहले जैसी नहीं रहेगी। मतलब आप पिछले साल 2,000 रुपए में जितनी चीजें खरीद सकते थे वो इस साल 2,000 में उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 1 तोला जो सोना आप पहले 45,000 में खरीद रहे थे लास्ट ईयर, इस साल क्या आप 45 में खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। इस साल आप उसको 50,000 में खरीद पाओगे, तो महंगाई बढ़ गई। ठीक, तो मान लो इस उधार को लेते समय इस राशि से 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था। मतलब उस टाइम पे जब ये पैसे लिए 2,000 रुपए, तो इससे 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था। परंतु जब पैसा लुटाने की टाइम है तो महंगाई बढ़ चुकी है, तो अब उसको कितना ही खरीद पाएगा, वो केवल 20 क्विंटल खरीद पाएगा। तो सिंपल है, क्लियर डाउट हो गया कि किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। जो ऋणदाता उसको हानि होगी और जो इसने पैसा लिया है उसके मजे हो जाएंगे, उसकी ऐश होगी, उसको फायदा होगा। सेकंड वन, निवेशकर्ता जो इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर देखिए, निवेशकर्ता जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, जो डिबेंचर, हिस्सेदारी, बॉन्ड्स आदि खरीदे, जिसमें एक फिक्स आपकी आय जुड़ी हुई होती है, उसमें पूंजी लगा रखी है, तो इसके महंगाई के कारण क्या होगा, इस वर्ग को हानि होगी। अब सिंपल आप इसको ऐसे समझिए, मान लो आपने पीपीएफ करा लिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के माध्यम से आपने बैंक में कोई अकाउंट खुलवा लिया और आपने बोल दिया कि सर 15 साल के बाद मेरे को इसमें से पैसा निकालना है, 15 साल तक आप इसको पैसे को फिक्स करके रख लो।
तो क्या है, 15 साल तक वो उसमें जमा करेगा और 15 साल के बाद बैंक उसको उठाकर एक अमाउंट दे देगा। तो सर लेकिन जो 15 साल के बाद उसको जो वैल्यू मिलेगी, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की महंगाई बढ़ चुकी है? नहीं, महंगाई तो ज्यादा हो जाएगी। बच्चे की फीस जो आज के टाइम में 8,000 रुपए है, वो 15 साल के बाद हो सकता है कि 25,000 रुपए हो जाए। तो फिक्स्ड जो जिन्होंने पैसे को फिक्स करके रखा हुआ है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, तो उनको क्या होगा, उनको हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड वन, निश्चित आय के वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो खैर आप अपने घर में ही झांक के देख लो। आपके हमारे जो भी पिताजी हैं जो सैलरी पे काम करते हैं, तो उनकी जो एक फिक्स इनकम है, अब वो फिक्स इनकम मान लो 18,000 रुपए है, महीने की इनकम 18,000 रुपए है, 20,000 रुपए, जो भी आपको मानना मान सकते हो। अब महंगाई बढ़ गई, तो पहले जो 50 रुपए लीटर दूध आता था, अब 60 रुपए लीटर दूध आएगा, तो 10 रुपए, लेकिन सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन जो 10 रुपए बढ़ गए हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? निश्चित आय के वर्ग के लोगों के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वो अब उनको कहीं ना कहीं और खर्च करना पड़ेगा। दूध में तो कमी कर नहीं सकते क्योंकि वो एक एसेंशियल कमोडिटी है। ठीक है। तो निश्चित आय के वर्ग में श्रमिक, कर्मचारी, अध्यापक और अन्य सभी नौकरी पेशा वाले लोग शामिल होते हैं। इन्हें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। मुद्रास्फीति के कारण जो मुद्रा का जो कीमत है वो कम हो जाती है, इसलिए यदि आय में थोड़ी बहुत इंक्रीज हो भी जाता है, तो कीमतें बढ़ने के कारण वो पहले की तुलना में कम वस्तुएं ही खरीदते हैं। जैसे सरकार समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाती रहती है ना, साल का 2,000 रुपए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। लेकिन सर आप लोग एक बात बताइए, क्या 2,000 रुपए ही महंगाई बढ़ी है क्या? अब तेल सीधा 95 से आपका 115 120 पे अगर पहुंच गया, तो क्या महंगाई भत्ता उसको कवर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो जो फिक्स्ड इनकम के जो लोग हैं, उनको महंगाई बढ़ने से क्या होता है? नुकसान होता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादकों प्रभाव या उद्यमियों पर क्या प्रभाव होता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है महंगाई का? तो जो प्रोडक्शन करने वाला जो वर्ग होता है, ये महंगाई से क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं। ठीक है। इसके कुछ रीजन है। क्या रीजन है? सबसे पहली बात, अगर महंगाई आई है तो इसका मतलब क्या? लोगों की जेब में क्या है? पैसा है। ठीक है। तो लोगों की जेब में पैसा है, पैसा होने के कारण क्या करेंगे? वो खरीदारी करेंगे। तो जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनकी जो सेल है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर को लाभ हुआ। सेकंड, कच्चा माल जो उन्होंने पहले, महंगाई से पहले ही उन्होंने जो ब्लॉक करके रखा हुआ, स्टोर करके रखा हुआ है, मान लो उन्होंने एक कच्चा माल है, उसको 20 रुपए में खरीद के रखा हुआ है, 20 रुपए केजी के। अब यहां पर महंगाई बढ़ गई, प्याज ही मान लो, प्याज उन्होंने गोदाम में स्टोर करके रखे हुए 20 रुपए किलो के हिसाब से। अब महंगाई बढ़ गई, हाहाकार मच गया प्याज का, और वो प्याज अब बिक रहा है 120 रुपए का। तो सर उन्होंने खरीदे तो 20 ही रुपए में थे, तो 100 रुपए का तो सीधा सीधा बेनिफिट होगा ना 1 किलो के ऊपर। तो क्या प्रोड्यूसर को बेनिफिट हुआ। थर्ड वन, जो उद्यमी तथा व्यापारी लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उन्हें भी महंगाई से लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? उन्होंने लोन लिया, वही बात, लोन लिया 10,000 रुपए का, उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया, आज उसकी कीमत कितनी हो गई है? 50,000 रुपए। अब बैंक से चूंकि लोन लिया है, बैंक को आपको ब्याज भी देना, तो 10,000 रुपए की जगह आपको 15,000 रुपए ब्याज देना पड़ जाएगा। उसके बाद भी आपके 35,000 रुपए तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब महंगाई आने से ही तो ये हुआ है। अगर महंगाई नहीं आती तो 10,000 की चीज 15,000 रुपए अगर बैंक को उसका इंटरेस्ट देना पड़ता, 15,000 रुपए की राशि, और उसकी कीमत कितनी बढ़ती? मान लो 15,000 रुपए बढ़ती, तो वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में था। तो ये कंडीशन भी थी। तो महंगाई जो प्रोड्यूसर होता है उसको बेनिफिट देती है। तो हम लोगों ने क्या समझा, आप लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जो ऋणी होता है, ठीक है ना, जो ऋणी होता है, जो पैसा लेता है, महंगाई से उसको बेनिफिट होगा या उसका नुकसान होगा? सर बेनिफिट होगा। जो पैसा देता है उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? सर उसका नुकसान होगा। उसके बाद आप लोग देखिए कि जो फिक्स इनकम वाले, उसकी बेनिफिट होगा या उसका नेगेटिव होगा? सर उसका नुकसान होगा। जिन्होंने सरकार की सिक्योरिटी खरीद रखी, महंगाई होने के कारण उसका बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? सर उसका नुकसान होगा। उसके बाद जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करते हैं चीजों को, उनका बेनिफिट होगा या उनका डिमेरिट होगा, नुकसान होगा? तो सर उनको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, महंगाई जब बढ़ती है तो किसानों के ऊपर भी पॉजिटिव
प्रभाव पड़ता, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है भाई कहीं ना कहीं वो भी तो प्रोड्यूसर है ना। गेहूं प्रोड्यूस करते, मक्का प्रोड्यूस करते, जो प्रोड्यूस करते, तो वो भी एक प्रोड्यूसर है। अब जब प्रोड्यूसर है तो महंगाई बढ़ी है तो इन चीजों की भी कीमत बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत की बात क्या आती है इंडिया में जो मार्केट की जो वस्तुएं हैं, जो औद्योगिक वस्तुएं हैं और जो कृषि की जो वस्तुएं हैं, ये समान रूप से इनमें महंगाई नहीं बढ़ पाती। कृषि की जो वस्तुएं हैं वो तो आप लोग देखोगे कि कई सालों में एक बार उनके रेट बढ़ते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए चीजें हैं वो आपकी रैपिडली ग्रोथ हो जाती है, उनमें महंगाई लगातार आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई डिओड्रेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। डिओड्रेंट का कोई एग्जांपल है, वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसकी कीमत आज 200 रुपए है, कल को महंगाई आ गई तो उसकी कीमत 350 रुपए हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहां पर अगर गेहूं की आप लोग बात करें, गेहूं के अगर यहां पर मान लो 200 रुपए केजी का कोई चीज है, तो अगर गेहूं की कीमत बढ़ भी जाएगी तो ज्यादा 220 रुपए हो जाएगी। तो यहां तो बढ़ रहे हैं आपके 20 रुपए, यहां बढ़ रहे हैं आपके 100 रुपए। तो इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्ट होता है उनकी जो कीमत होती है, उनमें जो महंगाई की दर होती है वो किसानी में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी तुलना में अधिक होती है, इसलिए किसान घाटे में रहता है, ठीक है ना। इसलिए किसान घाटे में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई का क्या होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, मिडिल क्लास के ऊपर तो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर मार पड़ती है वो मिडिल क्लास ही है। अब मिडिल क्लास को अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता है लाइफ का, कि सर हम इससे नीचे तो नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा, मिडिल क्लास अगर कार ले लेगा तो वो उस कार को बेच नहीं सकता, वो उसको अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको रखनी ही पड़ेगी। भले ही वो उसका पेट्रोल भी, भले ही वो उसकी किस्त भी नहीं चुका पा रहा हो, लेकिन क्या है ना, हमारे समाज में एक मेंटलिटी है, वो जो एक स्टेटस की बात होती है, स्टेटस सिंबल बन जाती है जब चीजें, तो आपको उसके साथ अटैच रहना ही पड़ेगा, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये दिक्कत है मध्यम वर्ग के साथ। और मध्यम वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसमें खर्चने की अच्छी खासी मतलब उनके अंदर एक कह सकते हैं कि चुल होती है मध्यम वर्ग में, कि हाँ उनको पैसा खर्चने का। आप दिवाली में जाके देखिए, शॉपिंग करने जाओगे, दिवाली की जितनी भी मार्केट होती है उसमें कौन कौन सा वर्ग है जो सबसे भीड़ भाड़ वाला और भरा हुआ होता है? वो होता है मिडिल क्लास। उनको ही घर सजाना है, उनको ही खर्चा करना है, होली पर उनको ही तेल का कंजप्शन करना है। अमीर लोग है, जो बड़े लोग है, वो खरीदने हैं तो एक प्रोडक्ट खरीद लिया ज्यादा। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या करता है, शॉपिंग भी जब करता है ना, वो रिटेल में करता, बहुत सारी चीजें खरीदता है। बल्क में नहीं खरीदता कभी मिडिल क्लास, वो थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीजें खरीदेगा। ये मिडिल क्लास की क्वालिटी होती है। इसलिए इकोनॉमी जो होती है ना, वो मिडिल क्लास के ऊपर डिपेंड करती है कि मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ी है या घटी है। आप बजट जब भी आता है हर साल, तो आप लोगों ने हमेशा ये नाम सुना होगा कि इसमें मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला, या मध्यम वर्ग के ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ, मध्यम वर्ग को नुकसान हुआ। तो सर मध्यम वर्ग ही क्यों? क्योंकि आबादी का 60 से 70% तो मध्यम वर्ग ही है। अमीर कितना है? 10 से 15%। गरीब, जो बिल्कुल गरीब है, वो कितना है? सर वो भी 10 से 15% है। तो ये जो बीच का गेम है, ये आप और हमारे जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक। तो इनसे क्या होगा, इनको महंगाई आने के कारण इनको जो है इनका नुकसान होगा। इनको रहने सहने के लिए अपना एक विशेष लेवल बनाकर रखना पड़ता है, परंतु इसकी आय के साधन निश्चित होते हैं, फिक्स्ड। कोई सैलरी है, कोई टीचर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, फिक्स सैलरी है, वो बढ़ घट तो नहीं सकती, वो तो उतनी ही आएगी। लेकिन महंगाई जब बढ़ जाएगी तो उस सैलरी में से ही कुछ ना कुछ गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए वे अपनी वर्तमान आय से अपने जीवन स्तर को कायम नहीं रख पाते, उन्हें कर्ज लेकर या पिछली बचत खर्च करके जीवन स्तर को बनाए रखना पड़ता है। जैसे हमारी जो माताएं होती हैं, उनकी आदत क्या होती है, वो अपना कुछ ना कुछ पैसा दबा के रखती है। और जब ये नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी पैसे को हुआ था, क्योंकि ये पुरानी तिजोरियों में से निकल के बाहर आया था, जो सालों से माँ ने बचा के रखा हुआ था, कि भाई बेटी की शादी के लिए बचा रखा है, अपने खर्चे के लिए बचा रखा है ना। आप लोगों ने भी कभी ये महसूस किया होगा, आप घर पे जाते हैं, मम्मी कोई इनकम नहीं करती है, फादर कोई इनकम कर रहा है, उसकी कोई जॉब है, वहां से पैसे आ रहे, वो माँ को दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी आपका मन करता है कि माँ से ही पैसे मांग ले। हालांकि मना कभी पिता भी नहीं करेंगे, लेकिन माँ से ही पैसे मांगते हैं। और माँ भी, चाहे सैलरी उस टाइम पे आई हो या ना आई हो,
अगर आपने मांग लिए तो माँ अपनी बचत में से जो उसने अपना एक मिनी पैक है उसमें से जो निकाल के आपको दे देगी। तो ये माँ है, इसलिए मैं कहता हूं कि माँ सबसे सुंदर है, माँ से सुंदर कुछ भी नहीं। ठीक। नंबर 7, बचत पर प्रभाव क्या पड़ता है? मुद्रास्फीति का बचत पर प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपने मान लो कुछ चीज बचत करके, मान लो 1000 के नोट ही आपने बचत करके रखे हुए हैं 10,000 रुपए, लेकिन एकाएक महंगाई बढ़ गई तो आपकी उस 10,000 की वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि आज जो कीमत है वो एग्जैक्ट 15,000 है और आपके पास 10,000 है, तो आपके पास उतनी वैल्यू नहीं है, तो जो आपने बचत की है वो भी बेनिफिट आपको नहीं देंगी। तो मुद्रास्फीति का बचत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के कारण लोगों को व्यय अधिक करना पड़ता है, इसलिए बचत की संभावना कम हो जाती है। दूसरे जो मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण लोगों का मुद्रा पर विश्वास कम हो जाता है, इसलिए वे मुद्रा को स्टोर करके नहीं रखना चाहते। ठीक है ना, स्टोर करके नहीं रखना चाहते। और नोटबंदी के बाद तो लोगों के अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पता चला किसी दिन फिर से आए मोदी जी और बोल दे कि आज रात 8 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 500 और 1000 के नोट या 500 2000 के नोट। तो लोगों के अंदर अब ये डर भी है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है कि लोगों के अंदर ये डर रहना चाहिए ताकि वो ब्लैक मनी को कंजप्शन ना करे, उसको बढ़ावा ना मिले। ये डर भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। देखिए, सरकार की लाख बुराई कर सकते हैं, लोगों के अंदर ये होता है कि कोई पक्ष में मिलेगा कोई विपक्ष में मिलेगा, बट कुछ चीजें हैं जो ठीक है कि हाँ, नोटबंदी का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो एकदम से जो शिफ्ट हुआ लोगों का डिजिटल पेमेंट की तरफ, जो लोगों का शिफ्ट हुआ है, वो पिछले 10 से 15 सालों में नहीं हो पाया था, जो अब 2018 के बाद इन 4 सालों में हो गया। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी ने बेनिफिट भी दिया है। ठीक है ना। तो बचत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई का असर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीजें महंगी हो जाती है, बचत जो हमने की थी वो रेलिवेंट नहीं रह जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट, रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रारंभिक जो इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें जब ग्रोथ बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर आपकी कम होती है, मतलब लोगों को रोजगार मिलता है। मुद्रास्फीति की प्रारंभिक स्थितियों में रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कीमतें अधिक होने से उत्पादक उत्पादन भी अधिक करता है। अब भाई प्रोड्यूसर को तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है तो मजदूरों को आपको रोजगार देना पड़ेगा, उन्हें इनकम देनी पड़ेगी। परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात खैर ये जो पूर्ण रोजगार शब्द है यहाँ पर, ये भी एक यूटोपिया है, मतलब पॉसिबल नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रोजगार युक्त नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे जापान की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, इंडिया की हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, किसी की भी अर्थव्यवस्था हो, पूरी तरीके से वो रोजगार युक्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर एक केस बताया गया है, अगर यूपीएससी पूछ ले, परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है और सरपट दौड़ने वाली मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है। इससे लोग वस्तुएं खरीदना कम कर देते हैं, जिससे मांग कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सब लोगों के पास रोजगार है, रोजगार सबके पास है, सबके पास पैसा है। ठीक है, पैसा है तो प्रोडक्शन क्या लिमिटेड है, प्रोडक्शन तो उतना ही है। एक कार का दाम है 1 लाख रुपए। अब आपके पास भी पैसे, आपके फ्रेंड के पास भी पैसे है, लेकिन कार एक ही है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, वो कहेगा कि मैं 4 लाख रुपए दे दूंगा, है ना। बीडिंग किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। तो उसमें बोली जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि इस कार की जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? एक सरपट तेजी से दौड़ने वाली मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में पैसा है, हर व्यक्ति इतनी क्षमता रखता है कि मैं खर्च कर सकता हूं। अब इसके बाद क्या होगी? इससे लोग जो होगा ना, एक टाइम के बाद क्या होगा कि लोग वस्तुएं खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की समझ में ये तो आएगा कि यार मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं कि अब कैसे प्रोडक्शन में इतना चीजें खरीद सकता हूं, इतने पैसे मेरे पास जब है ही नहीं। एक लिमिट आएगी जब चीजें खरीदनी लोग कम कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा? डिमांड भी कम हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप आपकी फिर से बेरोजगारी फैल जाएगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि छटनी करनी स्टार्ट कर देगी कंपनी। कोविड-19 में अभी क्या हुआ? कोविड-19 में, कोरोना में यही तो हुआ कि लोगों की जो डिमांड थी वो कम हो गई। अब जब लोगों की डिमांड कम है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों ने क्या किया? मालिकों ने
कर्मचारियों की छटनी करना स्टार्ट कर दिया, कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, भारत जो है बेरोजगारी में एक बड़े आंकड़े भारत के सामने प्रस्तुत हुए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव। भुगतान संतुलन किसको कहते हैं, विदेशों के साथ भारत जो व्यापार करता है ना, फॉरेन के साथ जो हम लोग व्यापार करते हैं उसकी एवरेज में जो हम लोग पैसा देते हैं या लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब महंगाई के समय वस्तु प्रभाव की कीमत प्रभाव बढ़ जाती है, इसलिए आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी होगी। अब मान लो हमारे यहाँ पर महंगाई है, हमारे यहाँ पर महंगाई है, मान लो एक टीवी है। अब वो टीवी के जो कल पुर्जे वगैरह थे, जो पहले महंगाई से पहले सारा 10,000 रुपए में तैयार हो जाता था, अब महंगाई आने के कारण उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, 40,000 रुपए में वो टीवी तैयार हो रहा है। ठीक, अब इसको फॉरेन कंट्री, मान लो यूरोप के मार्केट में भेज रहे हो आप, यूरोप के मार्केट में अगर भेज रहे हो और वहीं पर सेम टीवी सेम फीचर के साथ चाइना की कोई कंपनी है वो उसको अगर 30,000 रुपए में प्रोवाइड करवा रही है, तो क्या रीजन है कि जो ग्राहक है वो इंडिया का प्रोडक्ट खरीदेगा और चाइना का नहीं खरीदेगा, कोई रीजन ही है। देखिए सर, कस्टमर जो होता है ना वो पूरी तरीके से आप लोग समझ के देखिए, कस्टमर की जब बात आती है, मैं कुछ एक का तो कह नहीं सकता, कस्टमर जो होता है ना वो बड़ा रैशनल होता है, उसमें फिर देशभक्ति या ये वो इन बातों को बड़ा छोटी चीजें रह जाती हैं, वो सिर्फ अपना लाभ सोचता है। चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में गणेश जी दिवाली के दिन, पूजा के दिन जो इलेक्ट्रिक लड़ियां आती हैं या होली में जो गुलाल आते हैं, वो क्यों है, मेड इन इंडिया क्यों नहीं है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, क्योंकि मेड इन इंडिया में कहीं ना कहीं कॉस्ट लागत उसकी ज्यादा आ रही है। जो इलेक्ट्रिक लड़ियां होती है वो चाइना आपको 600 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा है, और जबकि भारत में वही लड़ियां उसी टाइप में उसी फीचर में 1,000 रुपए में मिल रही है। तो सर इसमें देशभक्ति को साइड में रखकर लोग सीधा सीधा ये कहते हैं कि मैं तो 600 रुपए खरीद लूंगा, यही होता है। हालांकि आप कितना ही बाइकआउट चिल्ला लो या कह लो कि भाई ये वो है हम लोग नहीं खरीदेंगे, वो एक शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या है लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाती। लॉन्ग टर्म में जो कस्टमर होता है ना वो लालची होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट ही सोचता है। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे आप 30,000 रुपए अगर वहां पर चाइना प्रोडक्ट दे रहा है तो इसका क्या होगा, हमारे टीवी कम बिकेंगे तो यहाँ पर निर्यात आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, माल कम होगा। अब अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी, भाई मजदूरों की जरूरत कम पड़ेगी तो सर बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे रिलेट करना, ये सब साइकिल है, दिमाग में बिठा लो एक बार, बड़ा मजा आएगा, किसी को समझाने में मजा आएगा, खुद भी समझने में मजा आएगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे आयात में इंक्रीज हो जाएगा। आयात में इंक्रीज का मतलब भारत जो एसेंशियल कमोडिटी को इंपोर्ट करता है, भारत उससे पीछे नहीं हट सकता। जैसे हम लोग पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, है ना, वनस्पति ऑयल जो होता है, सरसों का तेल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आप इनको तो मना नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो डाउन चली गई है। डाउन चलने के कारण हमें पहले जहां हम लोग 100 रुपए में कच्चे तेल का 1 बैरल खरीद रहे थे, अब हमें 200 रुपए देने पड़ेंगे 1 बैरल खरीदने के लिए। तो इससे भुगतान संतुलन में हमारा घाटा बढ़ेगा। ठीक, ये चैप्टर आगे भी आएंगे, आप तब वहां अच्छी तरीके से समझना, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा टच करके निकल रहे हैं, तब बस आपका एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो लोन होते हैं, कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार जो होती है, जो सरकार ने जो योजनाएं चला रखी उसके ऊपर जो व्यय है, जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इसके कारण सरकार को जनता से लोन लेना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है, जो सार्वजनिक ऋण है, जो पब्लिक डेप्ट है उसमें इंक्रीज होगा। तो महंगाई के कारण ये क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आप, कभी ना कभी जरूर बनेगा। यूपीएससी सिंपल पूछेगी कि यदि महंगाई की स्थिति आ जाती है तो सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, सार्वजनिक ऋण की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। सरकार को मान लो मनरेगा का मैं आपको एग्जांपल दूं, मनरेगा में अगर महंगाई आ चुकी है तो मनरेगा की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो सरकार को अपनी जेब से ज्यादा पे करना पड़ेगा। सरकार कहां से पैसा खर्च करेगी, बैंकों से लोन लेगी। बैंकों में किसका पैसा खर्च पड़ा हुआ है, हमारा ही पैसा पड़ा हुआ है। तो ये एक साइकिल है, तो इसके कारण क्या होगा, सरकार के ऊपर जो पब्लिक लोन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
बैंक नियंत्रण और बीमा कंपनियां नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, इसमें बेनिफिट होगा बैंकिंग कंपनियों को और बीमा कंपनियों को। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति आई हुई, महंगाई आई हुई है, तो व्यापारियों का प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा तो उनका लाभ बढ़ा है, लाभ बढ़ा तो उनके पास पैसे हैं, पैसे वो कहां जमा कराएंगे? घर में तो कोई रखेगा नहीं, ब्लैक मनी को छोड़कर जो बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में अधिक पैसा होगा। इसके कारण क्या है कि हमारे यहां पर इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर का विकास होगा, बैंकिंग स्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे बीमा कंपनियां भी विकसित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करों नियंत्रण पर प्रभाव। टैक्स नियंत्रण पर कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय काफी बढ़ जाता है। सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा देती है। मालूम महंगाई आई है, अब महंगाई है, मालूम मनरेगा की कीमत गवर्नमेंट ने बढ़ा दी मजदूरी की, तो सरकार कहां से उस खर्च को निकालेगी? आपसे ही लेगी। आपसे कैसे लेगी? जीएसटी की दर बढ़ा देगी, पेट्रोल पर जीएसटी, पेट्रोल की जो टैक्स लगता है वो बढ़ा देगा, दूध के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बढ़ा दिए जाएंगे, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो सरकार तो आपसे ही लेगी। तो आपका जो इनकम टैक्स है सरकार उसकी रेट बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा, टैक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि टैक्स बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति अगर आई हुई है तो बहुत सारे चांसेस है कि टैक्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक, अब 13 है नियंत्रण तथा राशनिंग। राशनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज लिमिट करना। राशनिंग का मतलब जैसे 100 लोग है, 100 लोगों में से सभी को 1-1 किलो का ही अनाज दिया जाएगा, तो वो क्या है, 1 किलो क्या करते हैं, वो राशनिंग कर दी है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना। राशनिंग का मतलब यही होता है कि सर लिमिटेड सामान है, पब्लिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको राशनिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो साधारण उपयोग की वस्तुएं महंगी होने के कारण गरीब लोगों के लिए खरीदना कठिन हो जाता है महंगाई के समय। इसलिए सरकार क्या करती है, कीमत नियंत्रण करती है। उचित मूल्य की दुकानों, जिसको आप लोग राशन डिपो बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकानों एवं राशनिंग पद्धति अपनाकर साधारण उपभोग की वस्तुएं गरीबों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब सरकार को अगर रेट ज्यादा महंगा हो जाएगा, कल को अगर सरसों का तेल 300 रुपए के किलो पहुंच जाए, पार पहुंच जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है, वो आपकी जो राशन होल्डर है, राशन कार्ड होल्डर है, राशन डिपो है, वहां पर वो सरसों का तेल को पहुंचाएगी, वहां से आप उसको सरकार आपको दिलवाएगी। तो क्या करेगी सरकार, महंगाई के समय पर राशनिंग भी करती है, मतलब चीजों को कंट्रोल करती है ताकि और चीजें ना बढ़े। ठीक, तो देखिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों ने इसमें तो वो तमाम बातें जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए महंगाई इन्फ्लेशन का चैप्टर चलाने को 3 दिन और भी चला सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। टू द पॉइंट रहिए, उतना ही पढ़िए जो आपको सफलता दिला दे। ज्यादा पढ़ना है, ज्ञानी बनना है, नौकरी बनने के लगने के बाद आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर में कैसे यूपीएससी ने पूछे हैं, अब आपको मजा आएगा, अब आनंद लीजिएगा। अब जो कॉन्फिडेंस होगा ना उसका अलग ही मजा आएगा जब आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व करोगे। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही के दिनों में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, मतलब खाने पीने की जो चीजें उसमें महंगाई को अनुभव किया है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला रीजन देखिए, एलिमिनेशन मेथड। आपको अगर सक्सेस होना तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना आना चाहिए। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना नहीं आता तो यूपीएससी पीटी कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीजें आप याद नहीं कर सकते जितने वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक, तो पहला देखिए, वाणिज्यिक फसलों की खेती में धीरे धीरे बदलाव के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतों के क्षेत्र में लगातार लगभग 30% की कमी आई है। लगातार, ऐसे वर्ड की आपको पकड़ में रखना है ध्यान में। लगातार, निरंतर, अचानक, है ना, एकाएक, भारी, ये ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड है इनके ऊपर फोकस करना। ये हमेशा 99.99% यूपीएससी ये जानबूझ कर देता है और इसका मीनिंग गलत ही होता है, तो मतलब वो स्टेटमेंट गलत ही होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आय में इंक्रीज के कारण लोगों के उपभोग पैटर्न में चेंज आया है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था लोग प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट खरीदने लगे हैं, प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट कितनी जा रही है, आपके फैट कितना ले रहे हो आप लोग, तो डाइट के मामले में बड़े कॉन्शियस हो चुके हैं। अंडे की भी 20 वैरायटी आने लगी हैं। तो इसके कारण क्या है कि खाद्य वस्तु में महंगाई, आपको ओबियस सी बात है, जब आप चॉइस करोगे तो आपको मिलना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये कहावत है कि बैगर कांट बी चूजर, भिखारी कभी भी ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकता, जिसकी जेब में पैसा होगा वही चीजें खरीद सकता है। थर्ड वन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं।
सही बात है, रोड की समस्या है, सामान पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, ये जो तमाम समस्या है इनके कारण भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो सर दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला क्या है, ये जो लगातार वर्ड है ना, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि 30% की कमी आई है या नहीं आई है, लेकिन आप कॉमन सेंस का यूज कीजिए। क्या किसी भी स्थिति में लगातार 30% की कमी आ सकती है, या लगातार कोई भी वस्तु बढ़ सकती है? नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था में कभी भी कोई भी चीज ना तो लगातार बढ़ सकती ना ही लगातार घट सकती है, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको बीच में रुकना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सर आ जाएगा ऑप्शन बी और 2 और 3। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखा, डिस्कस कर चुके हैं। आधार प्रभाव क्या है? यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में भारी कमी है, बिल्कुल गलत। फिर वर्ड आया भारी, ये गलत। सेकंड, यह तेजी से अर्थव्यवस्था के विकास के कारण मांग में वृद्धि है, नहीं, इसमें ग्रोथ का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। थर्ड वन, यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है, ये है बिल्कुल सही। लास्ट ईयर से ही तो हम लोग मापते हैं कि इस ईयर महंगाई की दर क्या है। अब उसमें जो खाद्य पदार्थ है और जो तेल है वो क्या करते हैं, इनकी कीमतें लगातार बढ़ती नीचे ऊपर होती रहती है, जिसके कारण क्या है, बेस इफेक्ट आता रहता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास को आमतौर पर डैश के साथ जोड़कर देखा जाता है, यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के साथ रिलेट करती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मुद्रास्फीति, बी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाँ ये देखो, महंगाई से कर्जदारों को फायदा होता है। बताओ ना, सुनील और अमित का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, अमित को बेनिफिट हुआ था या नहीं हुआ था जिसने कर्ज लिया था? तो सर बिल्कुल हुआ था उसको बेनिफिट, पहला सही। दूसरा, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभान्वित करती है, बिल्कुल गलत। बॉन्ड जो खरीद लिया है, जिसकी एक फिक्स रेट है, 15 साल के बाद भी आपको मिलेगा, लेकिन 15 साल में महंगाई अर्श से फर्श से अर्श तक जा चुकी होगी तो आपके उस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो इसको बेनिफिट नहीं करती है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि निम्न कारणों से हो सकती है। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि निम्न कारणों से हो सकती है, मतलब जो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके प्राइस में कैसे क्या रीजन है जिनके कारण उनके इंक्रीज हो सकता है। तो पहला, यदि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाए, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड आ जाएगी। दूसरा, उत्पादन के कुल स्तर में कमी आ जाए, ये भी सही है। अगर प्रोडक्शन कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो मांग पूर्ति के बीच में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण संभावना उसके रेट बढ़ जाए। और थर्ड वन, प्रभावी मांग में वृद्धि, लोगों की डिमांड में अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इसके प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को पैदा कर सकता है। पहला, यदि सरकार जो है पब्लिक डेट को चुका दे, तो सर चुका देगी तो महंगाई का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना, इसकी संभावना है, बट आगे देखते हैं। बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना, ये बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नया पैसा बनाना, इन्होंने कहा है सबसे अधिक। बी और सी, बी और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या है, अगर आप ज्यादा नोट प्रिंट करने लग जाओगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, जिसके कारण क्या है, आपकी सरपट दौड़ने वाली, एकाएक दौड़ने वाली मुद्रास्फीति पैदा हो सकती है, ठीक है। सेकंड, अगला देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी की जाती है, वाह, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी कर दी जाती है, इंटरेस्ट जो रेट है वो कमी हो गई है, तो बताइए अर्थव्यवस्था में खपत के मामले में कमी आएगी? सर कैसी बात कर रहे हो? अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो खर्च कम करेंगे? नहीं, उड़ाएंगे। सरकार के टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं। अगर टैक्स की रेट कम कर दी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा कैसे? अर्थव्यवस्था में जो कुल बचत है उसमें इंक्रीज होगा? नहीं। अगर टैक्स कम कर दिया है तो लोगों के पास ऑप्शन होगा कि लोग खरीद सकते हैं चीजों को, वो बचाएंगे नहीं पैसा फिर। थर्ड वन, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी। अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योगपति, वो बैंकों से सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन लेंगे तो उससे के कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा।
तो ये संभावना सबसे ज्यादा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए जिम्मेदार है? ये तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, CSO। बस सिंपल है, CSO नापता है। ठीक है, और WPI के आंकड़े कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा करने के लिए योगदान करती है? भाई कौन से ऐसे रीजन है जिनके कारण महंगाई पैदा हो सकती है? सिंपल, पहला डिमांड सप्लाई गैप, बिल्कुल सर। धन का अत्यधिक संचालन, ये भी सही है। और टैक्स की दरों में इंक्रीज होना, नहीं। अगर सर टैक्स की इंक्रीज हो जाएगा तो लोगों की जेब में पैसा कैसे पहुंचेगा? अगर पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो महंगाई कैसे आएगी? तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर केवल और केवल क्या आएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेगफ्लेशन क्या होता है? प्रत्याशा महंगाई, हम लोगों ने पढ़ा था स्टेग इन्फ्लेशन। जब आपकी जीडीपी डाउन जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर इस उम्मीद में अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि भविष्य में महंगाई आएगी, इस प्रोडक्ट के डिमांड आएगी, इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी। उसके कारण क्या है कि भले ही जीडीपी नीचे जाए लेकिन आपकी महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी, तो स्टेग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखो यह स्थिति तब होती है जब अर्थव्यवस्था स्थिर विकास के साथ साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति का सामना करती है, बिल्कुल सही। सेकंड, एक उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वो स्टैगफ्लेशन से प्रभावित नहीं होती। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, कोई कंज्यूमर है उसको आप कह दो कि आपकी महंगाई से उसके ऊपर फर्क ही ना पड़े, बिल्कुल गलत बात है। फर्क पड़ेगा सर, पड़ेगा क्यों नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल ऑप्शन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग डिमांड मुद्रास्फीति, डिमांड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुश इन्फ्लेशन, दो थी ना। डिमांड, आपकी जेब में पैसा है तो आप उसके कारण कैसे मुद्रास्फीति बढ़ा सकते हो? तो पहला कारण बढ़ती हो सकती है, इसका पहला है विस्तारवादी नीतियां। यदि सरकार की जो है पॉलिसीज वो पैसा ज्यादा खर्च करने की हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा। सेकंड, राजकोषीय प्रोत्साहन, यदि सरकार लोगों की सैलरी बढ़ा दे, टैक्स कम कर दे तो इसके कारण भी लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा, जिसके कारण क्या डिमांड ज्यादा वो लोग कर सकेंगे किसी प्रोडक्ट की। थर्ड वन क्या, मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, यदि मजदूरी को मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च क्रय शक्ति, ये भी सही है। आपके अगर खरीदने की क्षमता ज्यादा है तो आप खरीद सकते हो। नंबर 5 है आपका बढ़ती ब्याज दरें। बढ़ती सर, अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, अगर ब्याज दरें आपकी बढ़ रही हैं तो आपके पास पैसा ज्यादा हुआ है, कम होगा क्योंकि बैंक आपको लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा। आपके पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग लोन ले पाएंगे तो वैसे ही हमें अपने दिल में मुक्का मार के बैठना पड़ेगा कि अगले साल सोचते हैं इस बारे में। तो बढ़ती ब्याज दरें महंगाई नहीं बढ़ा सकती। आपका 5वां गलत है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड, 5 इसमें भी है, इसमें भी है सर, इसमें भी है, तो बच गया क्या? ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ये आएगा। देखिए अब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें बताना। कोई भी आपको लगे कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया तो इन चीजों को आगे भी सोल्व किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छी अच्छी चीजों को सोचिए, जॉगिंग कीजिए, रेस लगाइए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू।